जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप विदित होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। भारत का कॉलेजियम सिस्टम, जिसको कभी कभी नेपोटिज्म कहा जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे मान लीजिए मैं एक मर्डर करूँ। मर्डर करने के बाद मैं ही उसका डिसीजन करूँ कि मर्डर भैया जो है हमने ही किया है या हमने नहीं किया है। इसका डिसीजन अगर मैं ही करूँ तो ये किस प्रकार का निर्णय होगा। आप सोचिए, ये कोई जजमेंट है? अगर जो है मैं ही मर्डर कराऊँ और फिर मैं ही जो हूँ उसका निपटारा करूँ कि जो है ये मर्डर हमने किया है, सज़ा मिलनी चाहिए मुझको कि नहीं मिलनी चाहिए। आप कहोगे सर ये क्या बातें बता रहे हो। यही तो है कॉलेजियम सिस्टम भारत का। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं या जो भी चीफ जस्टिस होते हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, या हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। ऐसे ही तो होता है। कॉलेजियम सिस्टम यही है। सीधे शब्दों में मैंने आपको बता दिया कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम आखिर इवॉल्व कैसे हुआ, क्या इसकी कहानी आपको पता है? आप कहोगे सर क्या आप पहली बार बता रहे हो। नो, इससे पहले मैंने 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनाया था जुडिशरी के ऊपर। वो लेक्चर जो है अब तक का बेहतरीन लेक्चर मान सकते हो, जो आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा होगा 1 घंटे से ज़्यादा। वो लेक्चर आप ज़रूर देखें जा करके। उसमें मैंने 1 घंटे से ज़्यादा जुडिशरी पे बोला हुआ है और वो आपके परखच्चे उड़ जाएंगे आपके दिमाग के। वाकई में जो है ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा यूट्यूब पे अभी तक। तो अब जो है मैं बात कर लेता हूँ कॉलेजियम सिस्टम आखिर होता क्या है। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम हमारे देश में जो है ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। हमारे देश के संविधान में जो है कोई भी कॉलेजियम सिस्टम की बात नहीं हुई थी। ये दरअसल हमारी जुडिशरी की जो इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि इतनी जो विश्वसनीयता है, जो हमारे देश में जो जो जुडिशरी है वो एक तरीके से आप मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं तो पावरफुल मानता हूँ, हालांकि आपका मानना ना मानना वो अपने है। लेकिन मेरा एक तर्क और कहता है कि हमारे देश में जुडिशरी पावरफुल तब हो जाती है जब हमारे देश में सत्ता जो है वो किसी पावरफुल हाथ में ना हो। मतलब जब मेजॉरिटी में गवर्नमेंट नहीं होती तो जुडिशरी पावरफुल हो जाती है, जब मेजॉरिटी में गवर्नमेंट होती है तो जुडिशरी थोड़ी सी वीक हो जाती है। और जब जुडिशरी भी वीक हो और सत्ता भी वीक हो तब उस समय अधिकारी गण हावी हो जाते हैं, यानी कि ऑफिसर्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव हावी हो जाती है। क्या कि सारा ये मामला है। क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम, चलिए समझते हैं। कॉलेजियम सिस्टम तो आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में कॉलेजियम का विस्तार हुआ कहाँ से। तो चलिए मैं इसकी थोड़ी सी रूपरेखा आपके सामने खींच देता हूँ। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा था, ठीक है। हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद कैसे बनेंगे, इसके बारे में कोई जो है बात नहीं की गई थी। दरअसल फर्स्ट जज केस हुआ था 1982 में। एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था। इसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस का जो सलाह लेना, यानी कि जो कनकरेंस है, यानी कि जो कंसल्टेशन है, यानी कि जो सलाह लेना है, ये कोई बाध्यकारी नहीं था। यानी कि आप किसका अपॉइंटमेंट करते हो चीफ सुप्रीम कोर्ट में, किसका अपॉइंटमेंट करते हो। मैं आपको बता दूं अपॉइंटमेंट किए जाते हैं आर्टिकल नंबर 124 और आर्टिकल नंबर 217 यानी कि 217 के अंतर्गत। 217 जो है हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में अपॉइंटमेंट का बात करता है। फर्स्ट जज केस 1982 में हुआ था, जो था एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को जो है कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लेना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि कंसल्टेशन कनकरेंस नहीं थी, यानी कि जो सहमति है वो ज़रूरी नहीं है, यानी कि कनकरेंस कोई ज़रूरी नहीं है, कंसल्टेशन जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है। ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। कोई भी जो है प्राइमेसी, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो सलाह को जो है प्राइमेसी, यानी कि कोई भी जो है उसको अपहोल्ड ऊपर नहीं करेगा। यानी कि चीफ जस्टिस की बात बात सुन लेगा कि ठीक है, हाँ भैया तुमने बता दिया, ठीक है, लेना है कि नहीं लेना वो प्रेसिडेंट का काम है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप को पावरफुल बनाना चाहती है। कैसे बनाया? सेकंड जज केस हुआ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये 1993 में हुआ था। इसमें एक 9 जज की बेंच बैठी, जिसमें 7-2 से मेजॉरिटी से फैसला आया और उसने फर्स्ट जज का जो केस था उसको बदल के रख दिया। उसमें कह दिया गया सेकंड जज केस में कि अब से जो है वो कंसल्टेशन का मतलब कनकरेंस ही होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कहेगा वो बाध्यकारी रहेगा। यहीं से शुरुआत हो जाती है कॉलेजियम सिस्टम की, यानी कि मैं चीफ जस्टिस, मेरे बाद मैं किसको बनाऊंगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि उसमें काफ़ी अब सुधार हो चुके हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहिए। दूसरे जज केस में क्या कह दिया गया, अपना पुराना जो डिसीजन था उसको ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया कि जो है कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस ही है, सहमति चाहिए भैया, सहमति, ऐसे नहीं काम बनेगा। यानी कि यहीं से शुरुआत हो जाती है कॉलेजियम सिस्टम की। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ थर्ड जज केस 1998 में। 1998 में जब थर्ड जज केस हुआ और उसमें जो है ये प्रोविज़न कर दिया गया कि अब जो है प्रेसिडेंट जो है वो
अपने सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही जो है कंसल्टेशन नहीं लेगा, बल्कि और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी कंसल्टेशन लेगा। यानी कि देखिए कॉलेजियम सिस्टम हावी होता चला जा रहा है, भारी भरकम होता जा रहा है। तो ये 1998 का 3rd जज केस था। इसके बाद जो है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर साइन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर था? ये दरअसल कॉलेजियम सिस्टम जब इतना भयंकर बनता जा रहा था तो इसमें जो है एक जुडिशियल, अच्छा ये सब सारी चीज़ें हो कैसे रही थी? ये हो ऐसे रही थी कि जो जुडिशियल एक्टिविज़म था, यानी कि जो मतलब सरकार डर गई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, मतलब जो है अपना जिसको चाहेगा उसको बैठा लेगा, क्योंकि सरकारों का भी तो लेना देना रहता है ना कि डिसीजन थोड़ा बहुत अपने पक्ष में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सोने पर सुहागा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा था, तो सरकारें घबराई हुई थी। तो फाइनली जो है सरकार के दबाव और दुनिया का जनता का प्रेशर के कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, एक नए तरीके की इनोवेशन, एक खोज कर डाली। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा जो है डायरेक्ट किया गया था और ये 3rd जज केस में जो है डायरेक्ट किया गया था। इसमें ये कहा गया कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, ये जो है कॉलेजियम सिस्टम में किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होगा जुडिशरी में लोगों का, ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इसके बारे में बात करता है। यानी कि अब जो जज बनेंगे उसका क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, किस प्रकार से नाम भेजे जाएंगे, फिर कौन सा नाम रिजेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें जो है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के द्वारा होंगी, जो कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 2nd एंड 3rd जज केस में को लेकर के ये डायरेक्ट किया था। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है वो ये खाका है जो ये निर्धारित करता है कि किस प्रकार से जो है जजेस को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि अब थोड़ी सी जो है कुल मिलाकर के जो सरकारें हैं उन्होंने राहत ली कि अब जाके सुप्रीम कोर्ट माना तो है, यानी कि जनता भी तो जो है उसने भी प्रभाव बनाया होगा, अपना दबाव बनाया होगा। लेकिन तब तक क्या होता है कि यूपीए की गवर्नमेंट होती है 2013 में। 2013 में जब 2013 में जो है यूपीए की जब गवर्नमेंट होती है तो 2013 में यूपीए की गवर्नमेंट एक एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी करके एक बिल पेश करती है। उसी बिल को चूँकि 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई, मोदी जी की सरकार दोबारा जो है उस बिल को पेश करती है एनजेएसी। वो उस बिल को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको अपोज कर देता है। यानी कि उस बिल में था क्या, उस बिल में जो जुडिशियल की जो इंटरडिपेंडेंसी थी उसको कम किया जा रहा था। यानी कि उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति थे वो प्राइम मिनिस्टर और जो है लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन मिनिस्टर जो हैं लॉ एंड जस्टिस के, ये उसमें आ रहे थे। और इससे जो इनबैलेंस था, यानी कि जुडिशरी जो थी उसमें वीक पड़ रही थी। यानी कि सारे डिसीजन ऐसा लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ही बैठ के लेंगे कि कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा। इसको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि ये भैया जुडिशरी की जो इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि जो इंडिपेंडेंस है, इसके ऊपर जो है खतरा पहुंचाता है एनजेएसी बिल, और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है करार कर दिया। यानी कि ये बिल जो है कभी कानून नहीं बन सका और इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। यानी कि एनजेएसी बिल की ऐसी की तैसी कर दी गई। उसके बाद आया 4th जज केस। 4th जज केस में जो है वो यही बात थी। यानी कि 4th जज केस में 4 और 1 से डिसीजन आया, 4-1 से डिसीजन आया कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये जो है वायलेट करता है जुडिशियल इंटरडिपेंडेंस को। और इसलिए क्यों वायलेट करता है, क्योंकि इसमें इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त जो है जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। इसलिए जो है ये कभी जो है हकीकत में नहीं आ पाया। अब हम बात कर लेते हैं कि चलिए ठीक है जो भी है, कॉलेजियम सिस्टम के उसमें अगर देखा जाए पक्ष में कौन सी आर्गूमेंट हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम क्यों होना चाहिए? कॉलेजियम सिस्टम इसलिए होना चाहिए ताकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनी रहे। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम अगर नहीं होगा, अगर सरकारें ही जुडिशरी में बनाएंगी अपने व्यक्ति को जज बनाएंगी, तो इससे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी की है वो ख़त्म होगी। और इससे जो है जब जज आएगा सरकार का तो जुडिशरी दबाव में रहेगी हमेशा कि हमें कहीं प्रधानमंत्री हटा ना दे। तो सही भी है, कॉलेजियम सिस्टम सही भी है कि इसमें तय होता है कि कोई भी जो है प्रधानमंत्री तुम्हें हटा नहीं सकता है और तुम कोई के दबाव में नहीं काम करते हो, तुम्हें सुरक्षा मिलती है। 65 साल इनकी उम्र होती है और ये इनका जो है कार्यकाल होता है। लेकिन जो अमेरिका के जज होते हैं उनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो जो है 65 साल से ज़्यादा भी रह सकते हैं जब तक उनका मन करे, जब तक लाइफ लॉन्ग। हाँ बस अगर पगल टाइप का ना हो जाए, बस इतना है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश के जो जज हैं, जो जज होते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्त नहीं कहा जाता है। जी हाँ, उनको मिस्टर जज कहा जाता है। ये बात आपको पता नहीं चाहिए। हमारे देश का कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद, देखिए आपने 8 मिनट का वीडियो देख लिया, इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको कब पता चली? 90 मिनट पे। हमारा वीडियो जो है उसमें मेरा प्रयास रहता है मैं कंटेंट आपको गजब का दूं,
और देर में आऊँ, दुरुस्त आऊँ, बढ़िया चीज़ प्रोवाइड करूँ। तो हमारे देश में जो रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्त नहीं कहा जाता है, मिस्टर जज या कुछ और आप शब्द कह सकते हो, लेकिन रिटायर नहीं कर सकते हो, सेवानिवृत्त नहीं कर सकते हो। सेवानिवृत्त जज कभी नहीं होते हैं भारत में। हाँ, हो जाते हैं वैसे अगर पैसे में देखा जाए, लेकिन कह नहीं सकते हो आप, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी थोड़े दिन पहले इस पर जजमेंट दिया है अपना। अगला अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम होगा उससे जो है मेरिट और एक्सपीरियंस के आधार पे पर्सन ही अंदर आएंगे, ना कि कोई भी व्यक्ति को जो है बना करके जो है अपना बकरा बना करके हम जज के रूप में बैठाल दें। डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी आती है, यानी कि अगर जो है हम कॉलेजियम सिस्टम को बना रहने देते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इससे जो है हम जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। वैसे हो सकता है कि वुमेन कभी आ ही ना पाती, लेकिन अब चूंकि हमारे पास डिस्क्रिशनरी पावर है तो हम जो है वहाँ पे जिसको पाएंगे उसको कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत हो सकता है महिलाओं का जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दें। जैसे जस्टिस लीला सेठ हमारी देश की पहली वुमेन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की थी, जस्टिस लीला सेठ। और अगर बात की जाए 2027 में ऐसा माना जा रहा है कि बीवी नागरत्ना ये जो है हमारे देश में पहली हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, बीवी नागरत्ना। और आप कहोगे सर कैसे बता रहे हो, तो बस बता रहा हूँ, सुनते जाओ, ठीक है। कैलकुलेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, मैथमेटिक्स। और अगला अगर बात किया जाए तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एंड कंटिन्यूटी, यानी कि हमारे देश में अगर ये जुडिशियल अगर ये कॉलेजियम सिस्टम बना रहता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इससे जो मेमोरी का लॉस है, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, हो सकता है उसके पास उतना ज्ञान ही ना हो सकता है इतना वो तत्पर ना हो, उसके पास इतना अनुभव ना हो, और ऐसे अगर कोई व्यक्ति आएगा तो सीनियर मोस्ट ही ज़्यादातर बनाया जाता है। इससे जो है हमारी मेमोरी और जो जजमेंट हैं वो बेहतरीन होंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगर कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट में बात की जाए तो हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम की सबसे जो बुराई है वो नेपोटिज्म लगती है, यानी कि भाई भतीजावाद, कि हमने अपने बेटे को जज बना दिया, उसके बाद अपने बेटे को जज बना दिया, यानी कि एक फैमिली ही जो है पूरे जज के सिस्टम में राज करती है। आपने कई बार देखा होगा कि जज के बेटे जज बनते हैं, कैसे होता है? ये सब नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, यानी कि जजों में भी यही चलता है कि अपना सब बना लेंगे और उसके बाद जनता जाए भाड़ में। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अंकल जज सिंड्रोम एक चलता है। अंकल जज सिंड्रोम क्या होता है? अंकल जज सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है कि पर्सनल जो होती है, जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2008 में अपनी रिपोर्ट में क्रिटिसाइज भी इसीलिए किया था कि जो मतलब जो बूढ़े बूढ़े लोग हो जाते हैं, वो बूढ़े बूढ़े लोग ही जो है नए नए तरीके से आते रहते हैं। सीनियर जज के ऊपर ज़्यादा मैटर निर्धारित करता है कि जो सीनियर जज हैं उनकी ज़रा सलाह लिया जाए, यानी कि अंकल जी देखें क्या कह रहे हैं। तो ये जो है अंकल सिंड्रोम भी एक चलता है जुडिशरी में, यानी कि जो बड़े बड़े जज होते हैं और उन पे जो है हर चीज़ ज़्यादा डिपेंड करती है कि वो डिसीजन क्या लेते हैं, उससे कॉलेजियम सिस्टम रन करता है। ये एक बहुत बड़ी खराबी है कॉलेजियम सिस्टम की। डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन की बात मैंने बताई तो थी फेवर में, लेकिन फेवर उतना कम करती है जितना वो डिसफेवर करती है, यानी कि फेवर डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई नहीं जाती है। जज जो है अपने हिसाब को सब बना देते हैं, फिर वुमेन वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कुछ मिलता नहीं है, यानी कि फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। अगला अगर बात की जाए तो लैक ऑफ एक्सटर्नल ओवरसाइट एंड इनपुट, यानी कि जो है कॉलेजियम सिस्टम की सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पब्लिक की कोई सुनी नहीं जाती, लीगल एक्सपर्ट की कोई सुनी नहीं जाती, सिविल सोसाइटी की कोई रोल नहीं है, डिसीजन मेकिंग जो है कैसे हो जाती है इसका कोई रोल नहीं है। सब ऐसे है, मतलब हाँ बस एक जज साहब हैं, वो जज साहब आते हैं और जज साहब निर्णय करके चले जाते हैं, बस जज साहब। और अगला है कि पार्लियामेंट्री, अच्छा, अगला अगर बात किया जाए कि अदर देशों का सिस्टम क्या है, तो अमेरिका का सिस्टम का बात करूं तो अमेरिका में मैं जैसा कि आपको बता चुका कि प्रेसिडेंट जो है सीनेट की एडवाइस पे फेडरल जज, या चूँकि वहाँ पे फेडरल कोर्ट होती है इसलिए वहाँ के फेडरल कोर्ट के जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है सीनेट की एडवाइस पे, सलाह पे। और वहाँ का जो जज है वो अमेरिकन बार एसोसिएशन के द्वारा जो है आता है और वहीं से जो है कैंडिडेट्स को चुना जाता है सीनेट्स के द्वारा, वो प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, उसके बाद वो जज बन जाता है। और ये जो है इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता रिटायरमेंट का अमेरिका के जज का, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बस उनका बिहेवियर जो है अच्छा बना रहे और वो जो है थोड़ा सा दिमाग से लूज ना हो, बस वो जज बने रह सकते हैं। ये अमेरिका में सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम में जो है पहले तो नहीं होता था जज का कॉन्सेप्ट, लेकिन 2005 से यूके की सुप्रीम कोर्ट आई अस्तित्व में। और इस लॉर्ड चांसलर जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट करता था, मतलब पहले जो लॉर्ड चांसलर जो है सारे निर्णय करता था, लेकिन अब जो है लॉर्ड चांसलर से ये जो डिसीजन यानी कि जजमेंट का काम जो है वो दे दिया गया है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो मतलब जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बहुत बड़े विद्वानों की जो है लॉ जो वकील टाइप के लोग होते हैं उनकी एक विद्वानों की वो है एक कमेटी,
एक नाम निकालती है कि इसको जो है जज बनाया जाए, उसके बाद वो निर्णय जाता है लॉर्ड चांसलर के पास, वो चाहे तो उसको बना सकता है, चाहे तो उसको ना बना सकता है। वैसे भी जो है यूके के बारे में बहुत फेमस बात है कि यूके में मरे को जिंदा और जिंदा को मरा घोषित कर सकती है पार्लियामेंट, समझे। तो वहाँ पे पार्लियामेंट काफ़ी सोवरेंटी ज़्यादा पाई जाती है, जबकि अमेरिका में अगर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है। इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में आर्टिकल 21 कहता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन शायद मेनका गांधी केस में जो है जब पासपोर्ट वाला मामला हो गया था तो शायद ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी चेकआउट कर सकते हैं। मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अमेरिका के बाद अगर कोई पावरफुल है तो इंडिया का है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हथकंडे बना रखे हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो 1 घंटे का वीडियो देखिए जा करके, उसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत ज्ञान मिलेगा जो आपको नहीं आज तक आपको पता होगा। अगला मैं बात करूँ तो अदर कंट्री में जो है फ़िलहाल क्या लेना देना, यूके और अमेरिका ठीक है। अगला बात किया जाए कि कैसे जुडिशियल जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है। इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, आप इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएँ। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है, क्या जो है कैसे आपने अपॉइंटमेंट किया, इसमें डिस्क्रिशनरी को हटा करके ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित किया जाए। दूसरा, एग्जीक्यूटिव का जो है बैलेंस रोल रखा जाए, यानी कि कुछ रोल प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो उनकी एग्जीक्यूटिव होती है प्रेसिडेंट की, उनका भी रोल रहे, कुछ जो है जुडिशरी का भी रोल रहे, दोनों का मिला जुला मेल मिलाप से ही काम हो। ऐसा ना हो कि कहीं जुडिशरी बहुत ज़्यादा अपने निर्णय ले रही है, एग्जीक्यूटिव का कोई नाम निशान नहीं है। बैलेंस अप्रोच मैं मानता हूँ। दूसरा अप्रोच ये है कि मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होने चाहिए जुडिशरी में। एक चीज़ ये भी है कि मेरिट बेस्ड, यानी कि जिसके पास अनुभव है उसको तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी को बच्चों का खेल नहीं है। अगला अगर बात किया जाए तो टाइम बाउंड अपॉइंटमेंट, यानी कि टाइम बाउंड जो है इसका मतलब ये है कि उनका जो है पीरियड एकदम फिक्स होने चाहिए, उसके बाद जो है कोई जज का जो है कार्यकाल ना बढ़ाया जाए, फिक्स एकदम क्राइटेरिया उनका होना चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पब्लिक से जो है उनकी सलाह भी ली जाए, उनसे पूछा भी जाए कि आपको कैसे निर्णय लगे, उनकी कंसल्टेशन ली जाए, कोई फीडबैक हो वो लिया जाए, और जो है मैकेनिज्म इस प्रकार का इंश्योर करना चाहिए ताकि पब्लिक भी जो है अपनी राय को अपनी दे सके। वहीं पर अगर इंडिया में बात की जाए तो जुडिशरी का हालत काफ़ी खस्ता है। अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में कहा है ब्लैक कोट सिंड्रोम। ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है? ब्लैक कोट सिंड्रोम का मतलब ये है, ये दरअसल वर्ड आया है वाइट कोट हाइपरटेंशन से, जिसका मतलब होता है कि हॉस्पिटल में जाने पे जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे तो इसको हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। लेकिन ये ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है? ब्लैक कोट सिंड्रोम जो है ये पाया जाता है जुडिशरी में। क्यों? क्योंकि हमारे जो देश के जुडिशरी हैं, जो ब्लैक कोट सिंड्रोम है, यानी कि हमारे देश में अगर जुडिशरी की बात किया जाए तो कम से कम 31 अगस्त की तारीख को हमारे देश में, इसी 31 अगस्त 2024 को 82,887 केस हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, अगर बात किया जाए नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार। दूसरा अगर बात किया जाए तो हमारे देश में जो है जो गांव के लेवल पे जो है मामले कम सलटाए जाते हैं, वो ऊपर तक लिए जाते हैं, यानी कि लोक अदालत में निपटा लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हमारे देश में अगर बात किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का काफ़ी मामला जो है खस्ता हाल है, और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जो है ई कोर्ट्स नहीं है, ऑनलाइन ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं चलती हैं, और जो है अगर देखा जाए तो इस प्रकार से काफ़ी जो है समस्याएं हमारे देश में हैं। जुडिशरी में बहुत ज़्यादा केस हैं, बहुत ज़्यादा मामले जो है पेंडिंग में पड़े रहते हैं। इसके लिए तो बस एक ही सल्यूशन है, ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, जैसे IAS की सर्विसेज होती हैं, ऑल इंडिया सर्विस निकाली जाए जुडिशरी के लिए, ऐसे इनकी भी भर्ती चालू की जाए, तभी समस्या हल हो सकती है। लेकिन जुडिशरी में जज अगर कम रहेंगे तो इससे फ़ायदा अल्टीमेटली नेताओं को ही होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो में। इसलिए जुडिशरी में जो है जज ना ही आए तो ही बेहतर है नेताओं के लिए, क्योंकि उनके जल्दी जो है फास्ट ट्रैक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में संसद में 545 लोग बैठते हैं, उसमें से 115 के ऊपर केस लगे हुए हैं, और 15 से 20 व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन पर महिलाओं से लेकर के उन पर उत्पीड़न के केस लगे हुए हैं। कितना शर्म की बात है, हमारे देश में जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनमें से 115 के ऊपर बहुत जघन्य अपराध के केस लगे हुए हैं। अब उनका अगर निपटारा का कहीं हो गया तो उनकी क्या हालत होगी। हालांकि कानून में प्रोविजन तो है कि उनको जो है पहले से आपको बताना पड़ेगा, आप उनके भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके भी स्पेशल जो है प्रोविज़न किए गए हैं। अगर आपको पता हो आर्टिकल नंबर 105 एंड आर्टिकल नंबर 194। हालांकि जो है राहुल गांधी के मामले में अगर 2 साल से ज़्यादा का है, फिलहाल छोड़िए, अच्छा मैं जो हूँ अपने ज्ञान को साइड में रखता हूँ। और मैं आपको बता दूँ अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 479 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को इन्वोक किया था और कहा था कि बेल इज अ राइट एंड जेल इज अ एक्सेप्शन, यानी कि बेल लेना सभी का है अधिकार, अगर वो अंडर ट्रायल या ट्रायल में चल रहा है।
बस मामला वो इम्प्रिजनमेंट या जेल या ताउम्र का नहीं होना चाहिए, डेथ पेनल्टी का नहीं होना चाहिए। 479 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ़ यू आर इग्नाइटेड माइंड्स, देन सब्सक्राइब एंड नाउ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।